पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जो है लोगों को गुमराह किया है। रेजोल्यूशन पास करने से 370 वापस नहीं आने वाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस का रेजोल्यूशन मुझे थोड़ा सा गोलमोल लगा। ये तो वही बात हुई कि मरकजी सरकार को भी खुश रखना है और जम्मू कश्मीर में लोगों को भी बेवकूफ़ बनाना है। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना हाथ जो है वो आग में दे दिया है। हम अपनी रिजर्वेशन की हिफाजत करना जानते हैं। अगर हमें इसके लिए सड़कों पे आना पड़ेगा तो हम सड़कों पे भी आएंगे। दफ़ा 370 को लेकर रेजोल्यूशन जो है असेंबली पेश किया गया और बड़ा हंगामा आराई जो है वो असेंबली देखने को मिला, जिसकी वजह से सियासी महाज पर जो है एक नई जंग जो है वो छिड़ गई है। और इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ में अगर देखें तो अपने अपने तासुरात जो है हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से रखे जा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ जो है एडवोकेट आफ्ताब गनई साहब हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनकी तरफ से क्या कुछ तासुरात हैं इस रेजोल्यूशन को लेकर, और जो कुछ दिन कबल जो है रिजर्वेशन को लेकर एक कमेटी जो है तश्कील दी गई है, उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे इस चैनल पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, सरकार बनने के बाद रेजोल्यूशन बिल जो है असेंबली में पास किया गया, उस पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनके वर्करान की बात करें, तो बड़े पैमाने पर जो है खुशियां मनाई गई। और साथ ही साथ अगर हम देखें हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से बड़े सारे जो है सवालात भी खड़े किए गए हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस सारे? देखिए इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मौजू है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस चैनल के माध्यम से जो है अपनी बात रखने का जो है मौका दिया। जी। अगर हम सियासी नज़रिए से जम्मू कश्मीर को लेके बात करें तो पहले तो 9-10 साल के बाद जो है, जब से 2019 में जब ये 370 और 35 आर्टिकल हटाया गया जी पार्लियामेंट में, उसके बाद इलेक्शंस देखने को हमें नहीं मिल रहे थे। तो सब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई कि भाई इलेक्शन कराने चाहिए, लोग चाहते हैं इलेक्शंस हो। चलें, इलेक्शंस हुए और लोगों में बहुत खुशी थी। और इलेक्शंस में सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टो रखे और मैनिफेस्टो के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जो है लोगों को कैची लगा। लोगों को लगा कि 370 वापस लाने की बात की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। लोगों को लगा फ्री सिलेंडर देने की बात की जा रही है, फ्री बिजली देने की बात की जा रही है, 1 लाख रोज़गार देने की बात की जा रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत पुरानी जमात है, लोगों ने ट्रस्ट किया। और आप यकीन माने, ऐसी ऐसी सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की निकली जहाँ इंसान उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि ये कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है MLA बन सकता है। चलें, मुकद्दर की बात है। हम उमर अब्दुल्ला साहब को, फारूक साहब को मुबारकबाद देते हैं जी कि उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और एज पर मैनिफेस्टो उन्होंने ये उसमें मेंशन किया था कि जैसे गवर्नमेंट बनेगी हम पहले ही असेंबली का फर्स्ट डे जो होगा उसमें जो है ये रेजोल्यूशन जो है ये पास करेंगे 370 का। देखें, जो पहला दिन था वो गवर्नर एड्रेस पे था। अब हुआ ये कि उससे पहले दिन ही परे साहब जो हैं PDP के MLA हैं, उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास कर दिया और ये कहा गया कि ये काम नेशनल कॉन्फ्रेंस का था लेकिन PDP ने कर दिया। PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जो है राजौरी, पुंछ में, क्या पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है लोगों को गुमराह किया है और डिफरेंट पहलू लेके जो गवर्नमेंट को, लोगों को गुमराह करके जो उन्होंने वोट लिए। तो उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट डे उमर अब्दुल्ला साहब ने रेजोल्यूशन लाया और असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास किया। देखिए इरफान भाई, रेजोल्यूशन सिर्फ पास जो किया वो एक रेजोल्यूशन के तहत उन्होंने रिक्वेस्ट किया है मरकजी सरकार को कि भाई ये हम चाहते हैं कि आप 370 और 35 से हमें वापस दे दें। तो मैं समझता हूं कि ये मरकजी सरकार जिसने इस एक्ट को हटा दिया, तो वो तो वापस देने के ना पहले मूड में थी और ना आज की डेट में मूड में है। तो ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए चले, लोगों ने वोट दे दिया और लोगों को लगा अब ये 370 वापस आ रहा है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि रेजोल्यूशन पास करने से 370 वापस नहीं आने वाला। ये रेजोल्यूशन पास करके उमर अब्दुल्ला साहब खुद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए हैं और जिस सरकार ने ये 370-35 से हटाया, तो मुझे नहीं लगता कि वो सरकार वापस लाएगी। और कोई भी सरकार, अगर मैं कहता हूं कल की डेट में कांग्रेस भी 2/3 मेजोरिटी लेके हिंदुस्तान में आ जाती है इरफान भाई, अब यकीन माने, और ये हमें मानना पड़ेगा क्योंकि अपने आप को धोखे में रखना सबसे बड़ा गुनाह है। 370 जो है कोई भी सरकार हमें वापस नहीं देने जा रही। सिर्फ जम्मू कश्मीर में चाहे PDP हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये 370 वापस लाने की सियासत करेंगे। इन्होंने पहले भी की थी, ये कहते थे 370 हम बचाएंगे, अब ये आगे वोट लेंगे 370 हम लाएंगे। तो 370 ना आएगा,
ना इनकी कोई नियत है लाने की, सिर्फ ये वोट पॉलिटिक्स है। और जब तक इनको वोट मिलता रहेगा 370 के नाम पे, तब तक ये लोगों को उस नजरिए से जो है वो गुमराह करते रहेंगे। आफ्ताब साहब, आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे, आप किस रेजोल्यूशन पे हिमायत करते हैं, जो पीडीपी वालों ने पेश किया या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है असेंबली में पेश किया गया? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कहा गया था कि पहला जो एड्रेस, जिस तरीके से आपने कहा कि गवर्नर का एड्रेस था, उस दौरान जो है पीडीपी के एमएलए की तरफ से जो है रेजोल्यूशन पेश किया गया। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये रेजोल्यूशन रखा गया तो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से कहा गया कि रेजोल्यूशन जो है वो अवामी जो उमंगों के है उसके मुताबिक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए इरफान भाई, ये दो पहलू हैं। जिस वक्त पीडीपी ने उनके एमएलए परे साहब ने जो है, ये वहीद परा साहब ने रेजोल्यूशन लाया, उसमें कैटेगोरिकली मेंशन था कि 370 जो है ये हटाया, ये गैर कानूनी था और इसको हमको वापस देना चाहिए। उसके बाद जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रेजोल्यूशन मुझे थोड़ा सा गोलमोल लगा। वो अपने रेजोल्यूशन में बयान करते हैं कि स्पेशल स्टेटस जो हमें दिया जाए। तो इरफान भाई, स्पेशल स्टेटस की जगह 370 मेंशन करना चाहिए था नेशनल कॉन्फ्रेंस को। स्पेशल स्टेटस की जगह आर्टिकल 35 जो जिससे हमारा वो स्टेट सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था, वो मेंशन करना चाहिए था नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने वो मेंशन नहीं किया। तो तीसरा या दूसरा पॉइंट उनका ये था कि मरकजी सरकार डायलॉग के दरवाजे खोले, हमसे आके बातचीत करे इस स्पेशल स्टेटस पे। तो मुझे लगता है कि जिस सरकार ने इतनी मजबूती से, इतने दमदार तरीके से ये 370 हटाया पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी लेके, क्या वो बातचीत से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 370 वापस दे देगी? ये तो वही बात हुई कि मरकजी सरकार को भी खुश रखना है, उसको भी ज्यादा आंखें नहीं दिखानी, और जम्मू कश्मीर में लोगों को भी बेवकूफ बनाना है कि हमने जी रेजोल्यूशन पास कर दिया, अब 370 दिल्ली से निकल चुका है और वो जम्मू किस ट्रेन में, किस प्लेन में, किस गाड़ी में आ रहा है, इसका हमें ना एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, ना उस गाड़ी का नंबर बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि बहुत ही कम समय में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो उनके मैनिफेस्टो में लिखी गई चीज़ें थी, जो आवाम के मसाइल थे, वो कहीं हद तक हल भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए इरफान भाई, गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए ही बनती है। अब हमारी बदकिस्मती रही जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद, जब ये स्पेशल स्टेटस 370 का हटा, उसके बाद इमीडिएट इलेक्शन नहीं हुआ। तो गवर्नर रूल में लोगों के साथ नाइंसाफियां भी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो जो 5-6 साल का गैप है, उसमें लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हमें पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को टाइम लगेगा संभलते, लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाते। लेकिन ये जो हवा फैलाया जा रहा है कि सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, बिजली फ्री दी जाएगी, आपको 1 लाख मुलाजमत दी जाएगी, इरफान भाई हमें समझना पड़ेगा, अब हमारे पास वो रियासत नहीं, हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में सारी पावर जो है वो मरकज के पास होती है, और हमारी खुद की सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं जम्मू कश्मीर की। इवन कि हमें मुलाजमों को जो पैसा देना पड़ता है, उसमें भी 75% हिस्सा जो है, जो आप गवर्नमेंट मुलाजम को पे देते हो, वो हमें मरकज सरकार की तरफ से आता है। अगर मरकजी सरकार हमें मदद नहीं करेगी, कहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब फ्री सिलेंडर देंगे, कहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे? अभी आपने गवर्नर एड्रेस सुना होगा, उसमें गवर्नर साहब ने कहा जो बीपीएल राशन कार्ड वाले हैं उनको बिजली जो है फ्री दी जाएगी। तो मुझे बताएं बीपीएल राशन कार्ड वाले हैं ही कितने? और अभी मुझे सुनने में आया जो बीपीएल राशन कार्ड वाले हैं उनको ही राशन 5 से 10 दिया जाएगा, जो बीपीएल राशन कार्ड वाले उनको जो फ्री जो है गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो सिर्फ ये दिखावा है, ये वो मुंगेरी लाल के सपने हैं जो लोगों को दिखाए गए इलेक्शन मैनिफेस्टो में, लोगों ने भारी तादाद में वोट दे दिया। तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अभी बहुत टाइम लगेगा इन चीज़ों को पूरा करने में और लोगों तक चीज़ें पहुंचाने में। उसके लिए मरकज से तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारी सरकार जो है मरकज के साथ तालमेल नहीं बिठाएगी तो मुझे नहीं लगता लोगों की उस नज़रिए से डेवलपमेंट हो सकेगी, जिस नज़रिए से, जिस शौक से जो है लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वोट दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे, रिजर्वेशन को लेकर इस वक्त एक बार फिर से ये मामला जो है तूल पकड़ रहा है। एक कमेटी भी जो है, सब कमेटी इस हवाले से तश्कील दी गई है, जो चंद रोज़ कबल जो है एक मीटिंग जो है वो की गई थी। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए इरफान भाई, जब आप अपना फेलियर छुपाओ, जब आपको लगे आप हर फ्रंट पे जो है नाकामयाब हो रहे हैं, कश्मीर के लोगों से तो उमर साहब ने वादे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए, और कश्मीर में जिस हिसाब से वोट पड़ा, आप देखें सब पॉलिटिकल पार्टीज को जो है पॉलिटिकल फ्रे से बाहर निकाल दिया गया। इवन के पीडीपी खत्म हो गई, अल्ताफ बुखारी साहब खत्म हो गए,
सज्जाद गनी लोन साहब खत्म हो गए, तो वो इसी नजरिए से हुए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसा ख्वाब लोगों को दिखाया कि आप हमें वोट दे दो और कल जो है आपका जो महल बन जाएगा और परसों आप उस महल में रहने के लिए चले जाओ। ये जो झूठे वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ से की गए, अब रिजर्वेशन जो है वो तो पिछले कई सालों से रिजर्वेशन चल रही है। उमर अब्दुल्ला साहब तो पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे, कभी उमर अब्दुल्ला साहब ने इस रिजर्वेशन को लेकर ना कोई कमेटी बनाई, इस रिजर्वेशन को लेकर ना कभी कोई घटाने की या बढ़ाने की बात की। लेकिन अब मुझे लगता है जो पहाड़ियों को 10% एसटी का शेड्यूल ट्राइब मिला है, शायद वो उमर साहब को या कश्मीरी कुछ बेस्ड पॉलिटिक्स है उनको नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें तो गिला होना चाहिए था भाजपा सरकार से कि भाजपा, कल तक उमर अब्दुल्ला साहब कहते थे कि भाजपा सरकार पहाड़ियों को कभी जो है वो रिजर्वेशन नहीं देगी क्योंकि इसमें 80% जो है मुसलमान है, तो भाजपा सरकार कभी मुसलमानों के हक में काम नहीं करेगी, तो पहाड़ियों को एसटी कभी नहीं मिलेगा। आज वही उमर अब्दुल्ला साहब हैं जो 80% मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, जो उस कैटेगरी के पीछे पड़े हैं, खाली पहाड़ियों के पीछे नहीं पड़े। अफसोस मुझे उमर अब्दुल्ला साहब पे ये होता है कि ठीक है पहाड़ियों के साथ आपको कोई जाती दुश्मनी होगी। इस रिजर्वेशन में जो ओवरऑल रिजर्वेशन की बात करूं, इसमें 10% गुजर बकरवाल भी आता है, EWS भी आता है, RBA कैटेगरी के भी आते हैं, ALC कैटेगरी के भी आते हैं, उसके बाद शेड्यूल कास्ट भी आते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इरफान भाई अब क्या कर रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आपके साथ जो है अब उसको किसको इस्तेमाल किया जा रहा है, आगारुल्लाह साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। आगारुल्लाह साहब अब ना तो फ्री बिजली दे पा रहे हैं, आगारुल्लाह साहब ना तो लोगों को फ्री राशन दे पा रहे हैं, ना फ्री गैस सिलेंडर दे पा रहे हैं। अब वो कश्मीर के लोगों के, नौजवानों के सेंटीमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ओपन मैरिट में हैं, आपको नुकसान हो रहा है, आपका सारा हक जो है वो रिजर्व कैटेगरी वाले लोग खा रहे हैं। पहले नुकसान नहीं हो रहा था, अचानक रातों रात जो है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि रिजर्व कैटेगरी वाले लोग जो है ओपन कैटेगरी का हक खा रहे हैं। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, कश्मीर के लोगों को खुश करने के लिए जो है एक पैंतरा उमर अब्दुल्ला साहब ने फेंका है। और मैं कैटेगोरिकली इरफान भाई आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना हाथ जो है वो आग में दे दिया है। हमने 70 साल जंग लड़ी इस कैटेगरी के लिए, और बीजेपी जैसी सरकार से जो है हमने वो कैटेगरी ली जहां लोग कहते थे कभी भी जो है मुसलमानों को बीजेपी उनका हक नहीं देगी। आज की डेट में मैं गुज्जर बकरवाल भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं RBA, ALC, EWS शेड्यूल कार्ड अपने भाइयों से कहना चाहता हूं जो उस कैटेगरी में आते हैं, आप सबके खिलाफ जो है ये कश्मीरी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है ये साजिश करने जा रहे हैं। आपकी कैटेगरी को कम किया जाएगा, नहीं तो आपकी कैटेगरी को खत्म किया जाएगा। लेकिन इरफान भाई हम इतने कमजोर लोग नहीं, हम बॉर्डर के 1965 की जंग हमने देखी, 1972 की जंग हमने देखी, हमने अपने मुल्क की, हमने अपने इलाके की हिफाजत की है और बड़े ठोक बजा के की है। हम अपनी रिजर्वेशन की हिफाजत करना जानते हैं। अगर हमें इसके लिए सड़कों पे आना पड़ेगा तो हम सड़कों पे भी आएंगे, अगर हमें बाजार बंद कराने पड़ेंगे बाजार भी बंद कराएंगे, किसी किस्म के भी हालात अगर हमें क्रिएट करने पड़े हम करेंगे, अगर हमारी कैटेगरी के साथ जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो कोई भी छेड़खानी की। पिछले 70 सालों से पहाड़ी तबका जो है अपने हक के लिए लड़ता रहा, और जो भी सरकार आती है वो उसमें यही देखा जाता है कि हमेशा खिताई पीर पंजाल को ही टारगेट पे लिया जाता है, निशाना बनाया जाता है, यहाँ के लोगों के साथ इंसाफी जो है वो की जाती है। सियासी महाज पे आप किस नज़रिए से देखते हैं, आखिर क्यों इन लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? देखिए इरफान भाई, हमारी रजौरी पुंछ की बड़ी बदकिस्मती है, हमारी पॉलिटिकल नज़रिए से हमारी 7 सीटें और बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स जो है, मैं ओवरऑल कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। इन्होंने रजौरी पुंछ के लोगों को भेड़ बकरियां समझा, आज से नहीं पिछले 70 साल से। आपने देखा होगा जब फारूक साहब की 1996 में सरकार बनी, 63 सीट्स हैं, 2/3 मेजोरिटी आई उनकी। तो रजौरी पुंछ से, खुसूसन मैं पुंछ की बात करूं, कोई भी मिनिस्टर जो है वो नहीं यहाँ से लिया गया। मरूम जान साहब थे, उसके बाद मेंढर से जावेद राणा साहब थे, और भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर थे जो जीते वहाँ से, किसी को मिनिस्टर नहीं बनाया गया। और झूठे दावे, झूठे वादे जो है रजौरी पुंछ के साथ किए गए। डेवलपमेंट के नज़रिए से या तो जम्मू, जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू, यही पॉलिटिक्स चलती रही, उसमें भी हमारा इलाका जो पीछे रह गया। अब रह दे के जो है रिजर्वेशन की जहाँ तक मैं बात करूँ, आपको हैरानी होगी, अगर ये रिजर्वेशन ना होती तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, और आगे पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, और हर NC का
एमएलए जो है अपने इलाकों में डटा हुआ है कि पंचायत के इलेक्शन होंगे और सरपंच पंच जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बनाए जाएंगे, वो भी रिजर्वेशन के कैटेगरी में आएंगे। तो ये जो देन रिजर्वेशन की है, मैं समझता हूं सरकारें लोगों की मदद करने के लिए होती हैं, लेकिन बीजेपी को एक गलत तरीके से जो पेश किया गया कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। और रजौरी पुंछ में अगर देखा जाए इरफान भाई, रजौरी पुंछ में 85 से 90% ये शेड्यूल ट्राइब का जो पहाड़ियों को मिला है, इसका बेनिफिट मुसलमानों को हो रहा है। 15% हमारे सिख और हिंदू हैं। लोगों ने कहा ये पार्टी कभी भी मुसलमानों को फायदा नहीं देगी, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं बीजेपी की लीडरशिप को, वो लोकल पहाड़ी लीडरशिप को। उन्होंने अपनी फाइट लड़ी और वो रेजोल्यूशन 70 साल के बाद जो 10% कोटा जो हमें मिल गया, गुजर बकरवालों को 10% उनका इंटैक्ट रहा। जब इलेक्शन की बारी आई, मैंने कहा ना, मुंगेरी लाल के सपने दिखाए गए और हर एमएलए को, रजौरी पुंछ के जितने भी एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पे लड़े, मैं किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी ने 40,000 वोट लिया, किसी ने 35,000 लिया, किसी ने 38,000 लिया, उनको गुजर बकरवालों ने भी वोट डाला, उनको पहाड़ियों ने भी वोट डाला। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता, जिस एमएलए को, उमर अब्दुल्ला ने तो किसी को एमएलए नहीं बनाया इरफान भाई, उमर अब्दुल्ला साहब ने सिर्फ मैंडेट दे दिया, एमएलए बनाया उनकी अपनी आवाम ने, उनकी अपनी कौम ने। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज का डर है। जितने भी हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं, रजौरी पुंछ वाले, वो क्यों गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल रहे? उन्होंने क्यों ये कमेटी बनने दी? अगर एक अगरुल्ला साहब के कहने पे ये कमेटी बन गई, क्या हमारे 15 रिजर्व कैटेगरी के जो एमएलए हैं, क्या वो उस कमेटी को बनने से नहीं रोक रहे? आज भी आप देखें, सब एमएलए ने अपने मुंह बंद किए हुए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे पहाड़ी कम्युनिटी के हैं, वो भी कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने हम लोगों में मेहरबानी कर दी है कि किसी को मैंडेट दे दिया तो एमएलए बना दिया उमर अब्दुल्ला ने, तो किसी को जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो किसी को मिनिस्टर बना दिया। तो मैं समझता हूं जब तक हमारे जम्मू कश्मीर में खसूसा रजौरी पुंछ के लोग उस लेवल पे आके सामने नहीं आएंगे, या वो लीडर हजरात कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स उस चुंगल से बाहर नहीं आएंगे, अगर उनकी भी सोच वो गुलामी की सोच रही, क्योंकि हमारे देश को तो मुल्क को 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन रजौरी पुंछ वाले, चाहे वो एमएलए हों, चाहे वो लोकल लीडर्स हों, चाहे वो आवाम हो, वो अपने आप को आज भी जो कश्मीर का गुलाम समझती है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हम गुलाम नहीं हैं, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हम आज़ादी से वोट दे सकते हैं और अपने हक के लिए सामने आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और मैं तमाम एमएलए हजरात से गुजारिश करूंगा, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी से हो या गुजर बकरवाल से हो, अपने हक के लिए आगे आए, अपने हक के लिए लड़े। अगर ये कैटेगरी रिजर्वेशन खत्म हो गई या इसमें कमी आई, तो रजौरी पुंछ के लोग जो है कभी इन लीडरों को जो है माफ नहीं करेंगे। इरफान भाई चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट आफ्ताब गनई साहब, जो अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे कि सरकार बनने के बाद सियासी महाज पर किस तरीके से जो है हलचल मच चुकी है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकार का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, क्या उसके मुताबिक अवामी उमंगों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में काम होता है या नहीं, वो आने वाले वक्त ही फैसला करेगा। देखते रहिए द उर्दू टाइम्स। अपने मेज़बान इरफान को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।